Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Students, I am here with another lesson from literary text analysis. और इस लेसन में इस लेक्चर में हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट लिटरेरी टेक्स्ट एनालिसिस का करेंगे डिस्कस। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, ये एक ऐसी टेक्निक है जिसको लिटरेचर की मदर भी कहा जाता है, क्योंकि ये वो टेक्निक है जिससे लिटरेचर एक ऑर्डिनरी लैंग्वेज से डिफरेंट नज़र आता है। ये डिफ्रेंशिएट करती है एक लिटरेरी टेक्स्ट को एक ऑर्डिनरी टेक्स्ट से। तो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस फोरग्राउंडिंग। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। स्टूडेंट्स, फोरग्राउंडिंग क्या है? ये एक ऐसी टेक्निक होती है जो एक राइटर को अपनी राइटिंग्स को आउटस्टैंडिंग और डिस्टिंक्टिव बनाने के लिए यूज करता है। राइटर फोरग्राउंडिंग को क्यों यूज करता है? अपनी राइटिंग को आउटस्टैंडिंग और दूसरी राइटिंग से थोड़ा डिस्टिंक्टिव बनाने के लिए यूज करता है। और फोरग्राउंडिंग में ऐसा होता है कि राइटर ऐसे वर्ड्स और सेंटेंसेस का इस्तेमाल करता है जो कि ग्रामेटिकली तो हमें गलत नजर आते हैं, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर हमें लगता है कि ये गलत है, लेकिन ये रीडर की अटेंशन को कैच करते हैं, ठीक है। तो मतलब ये कि वो डेविएशन के थ्रू एक नॉर्मल लैंग्वेज से हट के बात करता है और इस तरह से रीडर की अटेंशन को अट्रैक्ट करता है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया कि इसको लिटरेचर की मदर भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक लिटरेरी टेक्स्ट को एक ऑर्डिनरी टेक्स्ट से डिफरेंट करती है। डिफरेंस लिटरेरी टेक्स्ट में और ऑर्डिनरी टेक्स्ट में क्या होता है? फिगरेटिव लैंग्वेज का ही होता है। तो इनमें सबसे ज़्यादा जो बेसिक और इम्पोर्टेंट टेक्निक यूज़ की जाती है वो फोरग्राउंडिंग की है। Foregrounding in text is a way to make it stand out from ordinary writing. Foregrounding is when you manipulate words or sentences to be put in such a way that may seem to be grammatically incorrect, but it attracts the attention. Foregrounding is the mother of literature, and it sets apart literature from the norms of ordinary language. In literary studies and stylistics, foregrounding is the linguistic strategy of calling attention to certain language feature in order to shift the reader's attention from what is said to how it is said. तो students, foregrounding किस लिए यूज की जाती है? कि रीडर की अटेंशन को कन्वर्ट किया जाए किससे, कि इस चीज से वो उस इस पे फोकस ना करे कि क्या कहा गया है, इस पे फोकस करे कि ये कहा कैसे गया है। मतलब ये कि उसकी अटेंशन इस चीज की तरफ ज्यादा हो जाए कि वो कहा कैसे गया है, ये जो मैसेज दिया गया है ये किस तरह से दिया गया है। तो व्हाट इज सेड से हाउ इट इज सेड पे जो शिफ्ट लेके आता है वो फोरग्राउंडिंग की टेक्निक से आता है। तो स्टूडेंट्स, इस थियरी के कुछ प्रिंसिपल्स हैं। वो प्रिंसिपल्स क्या हैं? सबसे पहले तो ये कि फोरग्राउंडिंग एंड स्ट्राइकिंगनेस। फोरग्राउंडिंग में क्या होता है कि स्ट्राइकिंग फीचर यूज किए जाते हैं। It is always reported that foregrounding causes defamiliarization, especially in literary text. Defamiliarization strikes the reader because he finds the unexpected. Thus, the way new ideas introduced captures the mind of the reader and triggers his attention. Students, foregrounding defamiliarization के जरिए काम करती है। डिफेमिलियराइजेशन का क्या मतलब है? कि जो एक चीज फेमिलियर है लोगों के लिए उसको उसको अनफेमिलियर वे से पेश करना, ठीक है। मतलब एक ऐसा आइडिया जो फेमिलियर है उसे इस तरीके से पेश करना कि वो अनफेमिलियर लगता है। इससे क्या होता है कि इससे रीडर जो है वो सोचने पे मजबूर हो जाता है कि ये क्या कहा गया है और ये किस तरीके से कह दिया गया है, ठीक है। तो डिफेमिलियराइजेशन के जरिए जो है ये फोरग्राउंडिंग काम करती है। दूसरा इसका प्रिंसिपल ये है कि ये अफेक्टिव होती है, ठीक है। इफेक्टिव इस वे में होती है स्टूडेंट्स के रीडर की फीलिंग्स को, उसके इमोशंस को इंटेंसिफाई कर देती है, क्योंकि फोरग्राउंडिंग टेक्निक ऐसी टेक्निक है कि इसमें रीडर को टेक्स्ट पढ़ते हुए थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ता है, सोचना पड़ता है। और उस सोचने और रुकने के प्रोसेस के दौरान वो जो है वो जो एकदम से एक चीज़ को पढ़ के समझ लेना और एक चीज़ को एक प्रोसेस, एक लॉन्ग प्रोसेस के थ्रू समझना, उससे जो है उसकी फीलिंग्स जो है वो ज़्यादा एक और ज़्यादा इंटेंसिफ़ाई हो जाती हैं। तो इस तरह से ये फोरग्राउंडिंग जो है इफ़ेक्टिव होती है कि ये रीडर्स के इमोशंस को एनहांस करती है, रीडर्स के फीलिंग्स को इंटेंसिफ़ाई करती है, उसकी सोच को वास्ट करती है थोड़ा। Besides including strikingness, defamiliarization helps to evoke the feelings of the reader. Once a reader encounters an unfamiliar text, special area in the mind
which is responsible for effect is intensified. ठीक है, फोरग्राउंडिंग एंड टाइम। अब हम देखते हैं फोरग्राउंडिंग में का टाइम से क्या रिलेशन है। सिंस फोरग्राउंडिंग टेक्स्ट आर स्ट्राइकिंग एंड इवोकेटिव, फोरग्राउंडिंग जो टेक्स्ट होते हैं स्ट्राइकिंग होते हैं, इवोकेटिव होते हैं, इवोकेटिवनेस इससे क्रिएट होती है। दे शुड टेक लॉन्गर टाइम फॉर प्रोसेसिंग एंड कंप्रीहेंशन, लेकिन इस इवोकेटिवनेस के साथ साथ इसको समझने के लिए एक लंबा टाइम जो है वो हमें दरकार होता है। इसको कंप्रीहेंशन के लिए जो प्रोसेस होता है वो लंबा होता है। फॉर एग्जांपल, व्हेन अ रीडर फाइंड्स वर्ब एलिप्सिस और ग्रामेटिकल इन्वर्जन्स, ही नीड मच मोर टाइम टू फिगर आउट द मीनिंग्स ऑफ द सेंटेंसेस। जब रीडर एक डेविएशन देखता है ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में, जब वो देखता है कि वर्ब की जगह नाउन, नाउन की जगह वर्ब आ गया है, या कोई लफ्ज रिपीट हो रहे हैं, या कुछ पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट्स आ रही हैं, कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स आ रही हैं जिनको देखने से लगता है कि ये गलत हैं, लेकिन वो एक्चुअली उनको जब वो बहुत डीपली सोचता है तो वो सही होती है। तो उसके लिए उसको उनके मीनिंग्स को फिगर आउट करने के लिए उसको थोड़ा टाइम दरकार होता है। तो जैसे जैसे वो उस पर सोचता जाता है वैसे वैसे उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ती जाती है उस टेक्स्ट की। नेक्स्ट, फोरग्राउंडिंग इज यूनिवर्सल। स्टूडेंट्स, फोरग्राउंडिंग यूनिवर्सल होती है। मतलब ये कि इसका इफेक्ट सिर्फ ये नहीं कि बहुत ज़्यादा हाई फाई एजुकेटेड पर्सन पे होता है। ये एक आम लिंग्विस्टिक का समझने वाला बंदा जो है इसको वो समझ सकता है, उस पे ये सोचता है समझ। तो डेफिनेटली एक जो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है और बहुत ज़्यादा हाईली इंटेलेक्चुअल बंदा है उसके समझने में और एक लेस इंटेलेक्चुअल बंदे के समझने में थोड़ा फ़र्क होता है। मतलब ये फ़र्क इस तरह से होता है कि उसको प्रोसेसिंग में थोड़ा टाइम लगता है। तो लेकिन इफेक्ट इसका यूनिवर्सल है, सब पे होता है। If foregrounding is striking, effective and time consuming, are such foregrounding effects universal or related to specific type of individual? The effects are present in all groups independent of रीडर्स बैकग्राउंड और इंटरेस्ट, यानी कि इसके इफेक्ट जो होते हैं सब ग्रुप्स पे होते हैं, उसमें रीडर का बैकग्राउंड या इंटरेस्ट काउंट नहीं करता। इससे बालातर होके इसका इफेक्ट सब पे होता है। दस रीडर विद जनरल लिंग्विस्टिक स्किल्स एंड बैकग्राउंड्स विल फाइंड द फोरग्राउंडिंग टेक्स्ट स्ट्राइकिंग, इफेक्टिव एंड चैलेंजिंग। तो स्टूडेंट्स, जो एक जनरल लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड के साथ जो शख्स होता है वो भी इस टेक्स्ट को फोरग्राउंडिंग टेक्स्ट को स्ट्राइकिंग फील करता है, इफेक्टिव फील करता है, और उसके लिए भी ये चैलेंजिंग होता है उसको समझने में। उसको समझता है वो एक प्रोसेस के थ्रू, एक थोड़ा टाइम टेकिंग होती है, लेकिन वो उसको समझता है। हाउएवर, नन कैन डिनाई सच इफेक्ट्स विल बी हायर विद पीपल ऑफ हायर लिटरेरी बैकग्राउंड। लेकिन डेफिनेटली जो है वो जिनका बैकग्राउंड लिटरेरी बैकग्राउंड हाई होता है उन पे ये इफेक्ट ज़्यादा होता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे कि फोरग्राउंडिंग जो है वो किस तरह से की जाती है, इसके लिए कौन सी डिवाइसेस यूज होती हैं। लिंग्विस्टिक्स डिवाइसेस आर द मेन पिलर ऑफ फोरग्राउंडिंग थ्योरी। अब ये सारी वही डिवाइसेस हैं स्टूडेंट्स जो हम लोग लिंग्विस्टिक्स में डिस्कस कर चुके हुए हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा वो डिटेल्स के साथ जो है हम इसको देखेंगे। दे आर द टूल्स विच इज वंडरफुली मैनिपुलेटेड बाय राइटर्स टू प्रोड्यूस अ पीस ऑफ आर्ट। These devices help the writer to express his ideas in special way, adding some music to his word or giving an image that stimulates the imagination of the reader. Generally, the foregrounding theory is based on two types of devices, devices of deviation and devices of parallelism. Students, ये वो devices होती हैं जिसके जरिए राइटर अपने टेक्स्ट में एक जो है वो क्रिएटिविटी, एक चार्म प्रोड्यूस कर लेता है। ठीक है, और इन चीज़ों को वो इस तरह से स्पेशल वे में जो है वो यूज़ करता है कि इसकी राइटिंग एक डिस्टिंक्शन राइटिंग में आ जाती है। दूसरे राइटिंग से उसको हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और डेफिनेटली ये जो है रीडर की अटेंशन को ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, रीडर के इमेजिनेशन को स्टिमुलेट करती है। तो इस तरह से वो जो है फोरग्राउंडिंग डिवाइसेस के ज़रिए अपनी राइटिंग्स में को ज़्यादा इफ़ेक्टिव और क्रिएटिव और इवोकेटिव बनाता है। तो फोरग्राउंडिंग के लिए स्टूडेंट्स जो डिवाइसेस यूज़ होती हैं वो डिवाइसेस हैं डिविएशन की डिवाइस और पैरेललिज्म की डिवाइस। स्टूडेंट्स, डिविएशन डिविएशन क्या होता है? डिविएशन ये होती है कि आप एक ऑर्डिनरी लैंग्वेज से हट के बात करते हो। ठीक है,
एक लैंग्वेज जो यूजुअली यूज़ की जाती है, आम तौर पे जो ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है, जब आप उससे हट के बात करते हो, तो वो डेविएशन होती है। और समटाइम्स ये बहुत यू कैन से कि स्टेटमेंट्स इसकी ऐसी होती हैं कि देखने में हमें जो है वो झूठ लगती हैं, लेकिन जो है वो अगर हम उसको क्रिटिकली एनालाइज़ करें तो उसके हिडन मीनिंग वही होते हैं जो हम लोग परसीव करना चाह रहे होते हैं एक्चुअली, जो हमारे ज़हन में आइडिया चल रहा होता है। मैंने आपको पहले भी बताया ना कि डीफैमिलियराइज़ेशन का जो टेक्नीक है इसमें यूज़ की जाती है। डीफैमिलियराइज़ेशन की टेक्नीक क्या होती है कि आपके ज़हन में आइडिया वो फ़ैमिलियर आइडिया पहले से मौजूद मौजूद होता है, लेकिन उसको इस तरह से कन्वे किया जाता है कि वो आपको फ़ैमिलियर नहीं लगता, तो इसको डेविएशन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स डेविएशन में कौन-कौन सी डिवाइसेस यूज़ होती हैं? मेटाफर सबसे पहले कि इट इज़ डिफाइंड एज़ द फिगर ऑफ स्पीच इन व्हिच अ नेम और डिस्क्रिप्टिव टर्म इज़ ट्रांसफर्ड टू सम ऑब्जेक्ट डिफरेंट फ्रॉम, बट एनालॉगस टू व्हाट दैट टू व्हिच इज़ इट इज़ प्रॉपर्ली एप्लीकेबल। कहते हैं कि इसमें एक नाम जो है वो दूसरे को ट्रांसफ़र किया जाता है। एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को नेम जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता है, लेकिन ज़रूरी है कि वो एनालॉगस हों, वो एक-दूसरे के मुताबिक हों, ठीक है? उनमें प्रॉपर्टीज़ वो पाई जाती हों दोनों में, जिसकी वजह से एक नाम जो है दूसरे ऑब्जेक्ट को रेफ़र किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है? इसकी हम एग्ज़ाम्पल देखते हैं, मेटाफर की एग्ज़ाम्पल उन्होंने दी है कि एजुकेशन इज़ अ लैडर, एजुकेशन एक सीढ़ी है, ठीक है? अब देखें दोनों में एक एनालॉगस एलिमेंट पाया जाता है, दोनों एक-दूसरे के मुताबिक है, जैसे लैडर को आप स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हो और एक डेस्टिनेशन पे पहुँचते हो, इसी तरह एजुकेशन को आप स्टेप बाय स्टेप जो है वो गेन करते हो और एक किसी जो डेस्टिनेशन पे पहुँच जाते हो। तो इनमें एक कॉमन क्वालिटी मौजूद है, एक दूसरे के ये एनालॉगस हैं, इस वजह से हम एक चीज़ के नाम को दूसरी चीज़ के नाम पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है? इसको मेटाफर कहते हैं, ये डेविएशन है लैंग्वेज की। लैंग्वेज हाँ, इस तरह से भी कहा जा सकता है कि एजुकेशन जो है वो आपको किसी मुकाम पे पहुँचाती है। ये एक मतलब यू कैन से कि एक सिंपल स्टेटमेंट है जो हर बंदा समझ सकता है। लेकिन एक हम इसको अनयूजुअल वे से जब कह देते हैं कि एजुकेशन तो एक सीढ़ी है, तो ये यूजुअल लैंग्वेज में नहीं आता है, ये लैंग्वेज से डेविएट हो जाती है, ठीक है? तो इसको हम लोग डेविएशन कहते हैं। और नेक्स्ट है सिमिली। सिमिली क्या होता है? इट इज़ कंपैरिज़न ऑफ वन थिंग विद अनदर, स्पेशली एज़ एन ऑर्नामेंट इन पोएट्री। एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कंपेयर किया जाता है, ख़ास तौर पे पोएट्री में ऑर्नामेंट लाने के लिए। ऑर्नामेंटल लैंग्वेज है ना ये, एक खूबसूरती क्रिएट करती है, एक समझ लो कि एक पोएट्री का ये ज़ेवर है, ऑर्नामेंट है। ठीक है, इससे पोइट्री खूबसूरत लगती है। वन ऑफ देम इज अ सोर्स एंड द अदर वन इज टारगेट। इसमें से एक ऑब्जेक्ट जो होता है वो सोर्स होता है और दूसरा ऑब्जेक्ट टारगेट होता है, जिसको हम लोगों ने टारगेट करना होता है, जिसको हमने डिस्क्राइब करना होता है। तो स्टूडेंट्स, द टू एक्सप्रेशंस आर यूजुअली लिंक्ड वाया लिंकेज एक्सप्रेशन सच एज लाइक और एज। अब इनमें दोनों ऑब्जेक्ट्स को एक्सप्रेशंस को हम लाइक और एज के साथ कनेक्ट करते हैं। इन फोरग्राउंडिंग थ्योरी similes should involve deviation as well. For example, education is like a ladder, ठीक है? अब ये कहते हैं कि सिमिली फोरग्राउंडिंग थ्योरी में सिमिली में डेविएशन मौजूद होती है। अब एग्जांपल दे रहे हैं, एजुकेशन इज लाइक अ लैडर। हमने पहले जो एग्जांपल पढ़ी थी स्टूडेंट्स, वो एजुकेशन इज अ लैडर थी, ठीक है? वो मेटाफर था। अब इसमें लाइक और एज का वर्ड यूज हो रहा है। एजुकेशन इज लाइक अ लैडर, एजुकेशन एक लैडर की तरह होती है। दस द लिंकेज इज बिटवीन टू रिमोट कॉन्सेप्ट्स। अब लिंक जो है दो रिमोट कॉन्सेप्ट्स के दरमियान हो रहा है, दोनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन बेस क्या है इनकी? एक सेम क्वालिटी, यूजुअली फ्रॉम मोर टू लेस एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट। लेकिन ये जो है कंपैरिजन स्टूडेंट्स हो रहा है, ये मोर टू लेस एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट है। इसको समझना थोड़ा आसान होता है, ठीक है? किसी के भी जहन में, या जब आप किसी को कहोगे कि एजुकेशन एक सीढ़ी की तरह होती है, तो उसको सोचने में, उसकी प्रोसेसिंग में थोड़ा कम टाइम लगता है। हर बंदा सोच सकता है कि एजुकेशन बिल्कुल सीढ़ी की तरह आपको किसी मुकाम पे पहुंचा देती है। तो इस तरह की जो सिमिली होती है उन्हें कैनोनिकल सिमिली कहते हैं। Such simile is called canonical simile. However, if mapping is from less to more accessible object, लेकिन अगर हम more to less की बजाय less to more accessible object की तरफ आ जाते हैं, तो ये non canonical simile होती है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि ladder is like education,
पहले हमने कहा एजुकेशन लाइक अ लैडर, तो वो जो है वो उसको समझना तो फिर भी थोड़ा उसके कम टाइम टेकिंग है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं जब हम कहते हैं अ लैडर इज लाइक एजुकेशन, तो ये बहुत एक मतलब कॉम्प्लिकेटेड सी स्टेटमेंट आ जाती है। इसको समझने के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग लिटरेरी बैकग्राउंड होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा प्रोसेस इसकी इसमें जो अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन एट द एंड वो रीडर इस नतीजे पे पहुंचता है कि लैडर एजुकेशन की तरह है, जैसे कि लैडर की एक पहली सीढ़ी होती है और स्टेप बाय स्टेप आप ऊपर जाते हो। इसी तरह एजुकेशन में आप सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप आप ऊपर जाते हो। आप लोग पहले प्ले ग्रुप में होते हो, फिर ऐसा ऐसा नर्सरी प्रेप वगैरह, ये इस तरह से लैडर की फर्स्ट स्टेप से लेकर आप ऊपर तक जाते हो। एजुकेशन के फर्स्ट स्टेप से लेकर आप आखिर तक जाते हो, और एट द एंड लैडर भी आपको एक डेस्टिनेशन पे पहुंचा देती है और एजुकेशन भी आपको एक डेस्टिनेशन पे पहुंचा देती है। दोनों स्टेटमेंट्स का मतलब तो सेम है, लेकिन आप देखें कि पहली स्टेटमेंट को जो कैनोनिकल सिमिली है उसको समझना थोड़ा कम टाइम टेकिंग है, लेकिन इसको जो है नॉन कैनोनिकल जो है वो उसको थोड़ा प्रोसेस करने में टाइम लगता है। तो फोरग्राउंडिंग इज ऑफन डिपेंड्स ऑन नॉन कैनोनिकल सिमिली। फोरग्राउंडिंग में ज्यादातर इस तरह की सिमिली, नॉन कैनोनिकल सिमिलीज यूज होती हैं। ठीक है, इसमें ज्यादा डेविएशन जो है वो मौजूद होती है। तो स्टूडेंट्स, डिविएटेड लैंग्वेज डिविएशन डिवाइसेस में जो तीसरी है वो ऑक्सीमोरॉन है। ऑक्सीमोरॉन में क्या होता है? Friends, इसमें दो कॉन्ट्राडिक्टरी जो स्टेटमेंट्स होती हैं उनको ज्वाइन कर दिया जाता है। दो अपोजिट स्टेटमेंट्स को जो बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, बल्कि अपोजिट होती हैं एक दूसरे से, उनको ज्वाइन कर दिया जाता है। इससे क्या होता है, एक्सप्रेस थोड़ी एक्सप्रेसिव हो जाती है लैंग्वेज। ठीक है, मीनिंग तो उसका वही होता है, जब आप समझोगे एट द एंड उसका मीनिंग वही निकलेगा जो एक सिंपल सेंटेंस का होगा, लेकिन उससे जो है वो रीडर के इमोशंस इंटेंसिफाई हो जाते हैं, एक्सप्रेसिव हो जाती है लैंग्वेज। Rhetorical figure by which contradictory or incongruous terms are conjoined so as to give point to the statement or expression. An expression in its superficial or literal meanings, self-contradictory or absurd, हमें ये absurd नजर आता है। ठीक है, absurd theater का तो के बारे में आप पहले आप पढ़ा है, तो absurd का concept आपको जो है वो काफी हद तक होगा। तो such literary device is frequently used in literature। ये लिटरेरी डिवाइस ज़्यादा यूज़ होती है लिटरेचर में, इसलिए कि इसमें डिविएशन के फीचर ज़्यादा हैं। इसमें लैंग्वेज ज़्यादा हमें डिविएशन फॉर्म में नज़र आती है। इट इज़ वन ऑफ द बेसिक पिलर ऑफ फोरग्राउंडिंग थ्योरी सिंस डेविएशन इज़ द मेन फीचर ऑफ द डिवाइस, क्योंकि इस डिवाइस का मेन फीचर ही डेविएशन है। तो इसे ये हमें ज़्यादा जो है फ्रिक्वेंटली यूज इसका नज़र आता है लिटरेचर में। स्टूडेंट्स एग्जाम्पल देखिए, हॉट कोल्डनेस। अब हॉट और कोल्डनेस दो बिल्कुल कॉन्ट्रोडिक्टरी जो है स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन अब इसमें कोल्डनेस को और हॉट को जो मिक्स कर दिया गया, साथ साथ इनको बिल्कुल एक ज्वाइन करके बता दिया गया, तो इसको इसको ऑक्सीमोरोन कहते हैं। समटाइम्स आप कहते हो वाटरी ड्राइनेस, स्वीट पॉइजन। अब पॉइजन कैसे स्वीट हो सकता है? ठीक है, स्वीट पॉइजन। अब लाइवली डेथ, नॉइसी साइलेंस, चीखती हुई खामोशी। ठीक है, शोर वाली खामोशी। अब ये देखें, ये एक ऐसी जो स्टेटमेंट्स हैं कि जो इनसे देखने में हमें, पढ़ने में हमें बिल्कुल फॉल्स नज़र आती हैं, लेकिन ये अटेंशन अपनी जो है हमारी अटेंशन को कैच करती हैं और हमें थोड़ा सोचने पे मजबूर कर देती है, रीडर को रुक के सोचने पे मजबूर कर देती है कि राइटर क्या कहना चाह रहे हैं। तो थोड़ा सा जो है ये डिविएशन होती है लैंग्वेज में, जिसको राइटर जो है वो यूज़ करता है अपने टेक्स्ट को स्ट्राइकिंग स्ट्राइकिंग बनाने के लिए। ठीक है, स्ट्राइक करता है ऐसा टेक्स्ट रीडर की अटेंशन को ज़्यादा जो है वो तेज़ी से, ज़्यादा फोर्सफुली अट्रैक्ट करता है, कैप्चर करता है अट्रैक्शन को। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है डिविएशन की जो डिवाइस है वो पैराडॉक्स है। अब पैराडॉक्स क्या होती है? एक ऐसी स्टेटमेंट होती है स्टूडेंट्स कि जिसको हम देखें पढ़ें तो हमें लगता है ये गलत है, ये कैसे हो सकता है, हाउ इज इट पॉसिबल। लेकिन अगर हम उसको एनालाइज करें, अगर हम लोग उसके डेप्थ में जाएं, तो हमें पता चलता है कि वाकई ये स्टेटमेंट तो ठीक है। तो ये बहुत स्ट्राइकिंग फीचर है और ये बहुत ज़्यादा लिटरेचर में यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये भी डेविएशन में इसमें डेविएशन बेसिक फीचर है इसका। ठीक है, डेविएशन इसमें बहुत ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए ये लिटरेचर में बहुत यूज़ होता है।
तो स्टूडेंट्स हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ स्टेटमेंट कंट्रारी टू रिसीव्ड ओपिनियन और बिलीफ ऑफन विद द implication that it is marvelous or incredible, similar to oxymoron. This device is central for grounding theory because contradiction is the basic feature of paradox. स्टूडेंट्स कहते हैं कि एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो रिसीव्ड ओपिनियन से, रिसीव्ड मैसेज से कॉन्ट्ररी होती है। ठीक है, ऐसी स्टेटमेंट होती है जैसे कि जो आप रीडर रिसीव कर रहा है उससे बिल्कुल अपोजिट होती है ये स्टेटमेंट। जो सुनने वाला सुन रहा है वो नहीं होती बात, बात कुछ और होती है। ठीक है, तो देखने में ये स्टेटमेंट गलत लगती है लेकिन ये सही होती है। एग्जाम्पल देखिए, चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन। एक बच्चा आदमी का बाप होता है, तो एक बच्चा तो आदमी का बाप नहीं होता। मैन इज फादर ऑफ चाइल्ड, ये कहा जा सकता है। लेकिन अगर हम ये देखें, इसको हम सोचें, तो आप वो समझ आएगी कि एक बच्चे से इंसान बहुत कुछ सीखता है। एक बच्चा अपनी मासूमियत में, और यू कैन से कि वो उसमें बिल्कुल भी हिपोक्रेसी नहीं होती है। वो बिल्कुल भी जो है वो किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन से बालातर होके बात करता है, काम करता है। तो उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो वो इंसान को कुछ सिखाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि चाइल्ड इज अ फादर ऑफ मैन। अब नेक्स्ट देखें, आई एम नो बॉडी। आई एम नो बॉडी, ठीक है, ये भी एक कॉन्ट्राडिक्ट जो है वो पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट है। ट्रूथ इज हनी विच इज बिटर। ट्रूथ इज हनी, ट्रूथ हनी है लेकिन बहुत कड़वा है। तो ये भी एक पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट है। जैसे विलियम शेक्सपियर का एक प्ले है हेमलेट, उसमें प्रोटैगनिस्ट जो हेमलेट है, जो इस प्ले का हीरो है हेमलेट, वो क्या कहते हैं, आई मस्ट बी क्रूअल टू बी काइंड। मुझे काइंड होने के लिए थोड़ा क्रूअल होना पड़ेगा। ठीक है, अब ये देखिए, ये देखने में तो ये स्टेटमेंट हमें झूठ लगती है। कैसे एक काइंड होने के लिए क्रूअल होना, कैसे? लेकिन समटाइम्स आपको कुछ ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं स्टूडेंट्स, किसी की बेटरमेंट के लिए या अपनी बेटरमेंट के लिए, अपने आप के साथ काइंड होने के लिए या किसी के साथ काइंड होने के लिए, आपको कुछ ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं जो देखने वाले की नज़र में क्रूअल डिसीजंस होते हैं। ठीक है, तो लेकिन उसमें हिडन काइंडनेस होती है। तो इसको हम कह सकते हैं कि पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट है। तो स्टूडेंट्स, दूसरी अब डिवाइसेस, पैरेललिज्म की डिवाइसेस होती हैं। अब पैरेललिज्म क्या होता है? पैरेललिज्म इज द यूज ऑफ कंपोनेंट्स इन अ सेंटेंस दैट आर ग्रामेटिकली द सेम और सिमिलर इन देयर कंस्ट्रक्शन, साउंड, मीनिंग और मीटर। ये ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं सेंटेंस में स्टूडेंट्स जो ग्रामेटिकली सेम होते हैं, इनकी कंस्ट्रक्शंस भी समटाइम्स सेम होती है और इनकी साउंड भी सेम सेम समटाइम होती है, और मीनिंग्स भी, और इसका मीटर, रिदम वगैरह भी जो है वो मिलता जुलता होता है, पैरेलल होता है एक दूसरे की। तो इसको पैरेललिज्म डिवाइसेस कहते हैं। पैरेललिज्म एग्जांपल्स आर फाउंड इन लिटरेरी वर्क एज वेल एज इन ऑर्डिनरी कन्वर्सेशन। अब पैरेललिज्म की डिवाइसेस जो है हमें लिटरेरी वर्क में भी नज़र आती हैं, लेकिन हम लोग जो है वो डेली जो कन्वर्सेशन करते हो आम जुबान में भी हमें इसकी जो है वो एग्जांपल्स काफ़ी नज़र आती हैं। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंटीस्ट्रॉफ। एंटीस्ट्रॉफ क्या होता है स्टूडेंट्स? ये ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया गया है, जिसका मतलब होता है टर्निंग बैक। ठीक है, टर्निंग बैक, वापस मुड़ना। तो इसमें ये एक ऐसी डिवाइस है कि जिसमें रेपिटिशन होती है, सेम वर्ड्स को बार बार जो है वो राइटर रिपीट करता है। तो इसमें इससे क्या होता है कि एक एम्फेटिक इफेक्ट भी आता है, एक डिस्टिंक्टिव और एवोकेटिव इफेक्ट भी आता है। तो चीज़ों को बार बार रिपीट करना, सेंटेंसेस को बार बार रिपीट करना एंटीस्ट्रॉफी कहलाता है। तो देखते हैं इसकी एग्जांपल्स स्टूडेंट्स। देखें, when I was a child, I spoke as a child. I understood as a child. I thought as a child. But when I became a man, I put away childish things. तो ये देखें, एज अ चाइल्ड, एज अ चाइल्ड, एज अ चाइल्ड, ये बार बार रिपीट किया जा रहा है। तो इसको कहते हैं टर्निंग बैक, चीज़ों को रिपीट करना। ठीक है, रेपिटिशन ऑफ सेम वर्ड्स, कंसेक्टिवली इनको रिपीट करना जो होता है एंटीस्ट्रॉफ कहलाता है। आगे देखें, सेल्फिशनेस इज नॉट लिविंग एज वन विशेस टू लिव। सेल्फिशनेस इज नॉट लिविंग एज one wishes to live. It is asking others to live as one wishes to live. अब one wishes to live और one wishes to live ये बार बार रिपीट किया जा रहा है। एक फेमस एग्जांपल मैं आपको यहाँ से दूंगी कि चार्ल्स डिकन्स
का नॉवल है टेल ऑफ टू सिटीज। उसका स्टार्ट जो है उसमें हम लोग देखते हैं कि ये पैरेललिज्म जो है डिवाइस यूज की गई है उसमें जो है ये एंटी स्ट्रोक की जो डिवाइस यूज की गई है देखते हैं। इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स, इट वाज द एज ऑफ विजडम, इट वाज द एज ऑफ फुलिशनेस, इट वाज द epoch of belief, it was the epoch of incredulity. It was the seasons of light. It was the seasons of darkness. It was the spring of hope. It was the winter of despair. तो ये देखें स्टूडेंट्स इसमें बार बार इट वॉज द टाइम ऑफ, इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, वर्स्ट ऑफ टाइम्स, एज ऑफ विजडम, एज ऑफ फुलिशनेस। तो वो चीज़ों को बार बार टर्निंग बैक इसको कहते हैं, बार बार जो है वो रिपीट किया जा रहा है इस चीज़ को। और टेक्स्ट में जो है वो बड़ा इम्प्रेसिव बना दिया है टेक्स्ट को इस चीज़ ने। तो जो बाकी अब पैरेललिज्म की डिवाइस में अब तीसरी डिवाइस आती है स्टूडेंट्स राइम। राइम का आपको पता होगा कि राइम क्या होते हैं, एक सेम साउंड के वर्ड्स जो होते हैं, ठीक है। अब राइम हमें कहीं पे भी मिल सकता है, यूजुअली इट इज़ क्रिएटेड एट द एंड ऑफ द लाइन। ज़्यादातर ये पोइट्री में मिलता है और लाइन के एंड पे होता है, लेकिन समटाइम्स इंटरनल राइम भी होता है, कभी कभी अंदर भी हमें राइम स्कीम मिलती है। So a rhyme is a repetition of similar sound, usually exactly the same sound, in the final stressed syllables and any following syllables of two or more words. देखिए इंटरनल राइम भी हो सकता है और फाइनल syllables में भी राइम हो सकता है। राइम की एग्जांपल आप देख लें, what what the hammer, what the chain, in what furnace was thy brain? What the hammer, what the chain? In what furnace was thy brain? What the anvil? What dread grasp? Dare it deadly terror clasp? तो आप देख चेन ब्रेन ग्रेस्प क्लैस्प, ये एक राइम स्कीम इसमें क्रिएट की गई है, राइम वर्ड यूज किए गए। तो इसमें भी ये जो है वो क्या कह सकते हैं, फॉर ग्राउंडिंग डिवाइस है। इसमें क्या होता है कि पोइट्री में इफेक्टिवनेस लाता है इसके टेक्स्ट में, और जो है प्रोमिनेंट करता है टेक्स्ट को दूसरी ऑर्डिनरी लैंग्वेज से। तो स्टूडेंट्स कंक्लूजन हम देखते हैं कि इन कंक्लूजन डिवाइसेस ऑफ डेविएशन एंड पैरेललिज्म आर वेरी सेंट्रल टू द foregrounding theory. They are the main tools which should be manipulated by the writers to attract the attention of the readers and make him feel appreciate the experience of the text. ये वो ये वो डिवाइसेस हैं डिविएशन की और पैरेललिज्म की, जो कि वेरी सेंट्रल है फोरग्राउंडिंग थ्योरी में। फोरग्राउंडिंग थ्योरी में सबसे ज़्यादा जो सेंट्रल चीज़ें हैं वो डिविएशन और पैरेललिज्म है, और ये राइटर इनको क्या क्यों यूज़ करता है, रीडर की अटेंशन को अट्रैक्ट करने के लिए और अपने टेक्स्ट को रिच बनाने के लिए, ठीक है। तो सो स्टूडेंट्स ये सारा था इसके बारे में, फोरग्राउंडिंग के बारे में। तो अगर आपको मज़ीद डिटेल्स चाहिए, आप मज़ीद इसको और यू कैन से कि समझना चाहते हो और ज़्यादा अपनी रीडिंग को स्किल्स को थोड़ा इन्हांस करना चाहते हो, तो आप ये देख सकते हो, इसकी बुक्स हैं, रिकमेंडेड बुक्स ये हैं, आप इन बुक्स को ले सकते हो और इनसे मज़ीद आप इसको डिटेल से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट फॉर द टिल द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।